हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कूलम्स लॉ के। और कूलम्स लॉ मीडियम में कैसे बिहेव करता है उसको देखेंगे, और कुछ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन वगैरह हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट कूलम लॉ का। कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक एक करके देखेंगे हम। तो पहले पॉइंट में ये लिख रहे हैं हम कि अगर लार्ज बॉडी की केस है, ठीक है ना, दो लार्ज बॉडी हैं, तो कुछ केसेस में कूलम्स लॉ फेल भी कर जाएगा। जैसे मान लो ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, और इन दोनों पर हमने चार्ज रख दिया, क्यू क्यू चार्ज रख दिया, तो यहां पर ये जो है रिपल्सन के कारण दूर चले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज यहां पर। और जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उससे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी आर इफेक्टिव। तो जो फोर्स हम सोच रहे थे, ठीक है ना, ये लगेगा एफ नॉट विद द हेल्प ऑफ आर जो निकाला था हमने, उससे कम फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है, इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गई है, इसके कारण कम फोर्स लगेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ केस में ये फोर्स बढ़ भी जाएगा। जैसे मान लो एक पर पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज लिया, तो यहां क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ये जो आर इफेक्टिव रहेगा ये कम हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो यहां पर इफेक्टिव जो फोर्स रहेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। और भी केसेस हैं, जैसे अगर हम बात करें, एक रॉड लिया हमने, पिछली क्लास में देखा था हमने, एक रॉड लिया और एक पॉजिटिव चार्ज लिया, और इनकी मिनिमम डिस्टेंस ए है और ये ए प्लस एल डिस्टेंस है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स आया था वो फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाई डिस्टेंस, सेंटर ऑफ डिस्टेंस से नहीं निकाल सकते हम स्क्वायर करके। ठीक है ना। तो इसको जो है हम एक पॉइंट चार्ज लेकर इंटीग्रेट करके पिछली क्लास में देखा था हमने, निकाला था। ठीक है। तो ध्यान रखना, लार्ज बॉडी के केस में कूलम्स लॉ कभी कभी फेल कर जाएगा, या हम प्रिफर करेंगे कि लार्ज बॉडी के केस में हम ना लगाएं। जब यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर रहेगा, ठीक है ना, या सेल रहेगा यूनिफॉर्मली चार्ज, वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर करेक्ट लगेगा। जैसे बोला जाए कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और दूसरा एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो यहां पर जो है कोई दिक्कत नहीं है। आर डिस्टेंस है तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर वगैरह वाला फॉर्मूला यहां पर हम लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन कभी कभी फेल कर जाते हैं, और इंडक्शन जहां नहीं भी होगा, ठीक है ना, सेंटर ऑफ चार्ज वाले लॉजिक से हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे हमारे पास एक डिस्क है और एक पॉइंट चार्ज है, और इनके बीच में हमें फोर्स निकालना है, और डिस्टेंस मान लो x है, इनका रेडियस r है, और इनका चार्ज मान लो q1 है और इनका चार्ज q2 है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे इन्हें। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि ये कूलम फोर्स जो है कंजर्वेटिव इन नेचर है। ठीक है ना। ये कंजर्वेटिव क्यों है, आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कर्ल वगैरह इनका जो है जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो होता है। दैट्स वाई ये कंजर्वेटिव इन नेचर हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन हमें याद रखना है, ठीक है ना, कि कंजर्वेटिव इन नेचर है। हमें याद रखना है कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव का मतलब। ठीक है ना, जिस फोर्स का वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा उसको हम कंजर्वेटिव की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि दो चार्ज जो हैं Q1 Q2, ठीक है ना, इनके लाइन ज्वाइनिंग से पास करेगा फोर्स। ठीक है ना। अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो रिपल्सन होगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, रिपल्सन होगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुए, अपोजिट साइन के हुए, तो अट्रैक्शन होगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। समझ रहे हैं ना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स बिटवीन पेयर ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्ज इन विसिनिटी। इसका मतलब यह है कि अगर दो चार्ज हैं, मान लो Q1 Q2, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है Q1 Q2 के बीच में, तो अगर थर्ड चार्ज प्रेजेंट है Q3, तो इनके बीच में जो पहले फोर्स लग रहा था इनकी वजह से, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। ठीक है ना। हाँ, इन पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, इन पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये भी आ गए तो ये भी इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था वो चेंज नहीं होगा, ये दिमाग में रखना है हमें। ठीक है। कूलम्स लॉ, ये फोर्स बिटवीन पेयर ऑफ चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्ज इन द विसिनिटी। ठीक है ना। उस नियर बाई में अगर थर्ड चार्ज रहेगा तो कूलम्स लॉ तब भी वैलिड रहेंगे। ठीक है। लेकिन हो सकता है नेट चार्ज, नेट फोर्स जो है एक चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स चेंज हो जाए, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज या अदर चार्जेस। लेकिन उन दोनों पर जो फोर्स पहले लग रहा था,
ठीक है ना, वो उतना ही रहने वाला है अभी भी। चलिए नेक्स्ट लिख रहे हैं हम, कूलम्स लॉ होल्ड ओनली फॉर चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट पर रहेंगे, स्टैटिक कंडीशन में रहेंगे, तभी ये कूलम्स लॉ वैलिड रहेगा, ध्यान रखना। अगर मूविंग चार्ज हुए तो वहां पर कूलम्स लॉ हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। चार्ज रेस्ट पर रहना चाहिए, ठीक है। चार्ज रेस्ट पर रहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्रोड्यूस करते हैं। जब चार्ज मूविंग हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला रहता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा। जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन वहां पर हम कर लेंगे मूविंग वाले भी, ठीक है ना। अभी हम केवल ये याद रखेंगे कि केवल और केवल चार्ज रेस्ट पर जब रहेंगे तब कूलम्स लॉ करेक्ट रहेगा, अदरवाइज ये जो है डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कूलम्स लॉ इन मीडियम, ठीक है ना। जैसे मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2 और ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं F0 इन्हें किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेकर चले गए। डाइलेक्ट्रिक का मतलब इतना समझना आप अभी के लिए, कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, ठीक है ना। जैसे वाटर 100% प्योर रहते हैं, वो भी डाइलेक्ट्रिक का काम करते हैं, वो भी इंसुलेटिंग मीडियम का काम करते हैं। तो यहां पर जब एयर में था ये चार्ज तो F0 लग रहा था, और जब इसको डाइलेक्ट्रिक में रखा हमने या वाटर में रख दिया, प्योर वाटर में, तो ये फोर्स जो इन पर नेट फोर्स लग रहा है वो 81 टाइम्स कम हो गया। मतलब पहले ये फोर्स था FO और वाटर में रखने के बाद FO बाई 81 हो गया, मतलब नेट फोर्स ही कम हो गया। अब बात है नेट फोर्स कम कैसे हुआ, तो यहां पर मीडियम इन पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। और मीडियम क्यों फोर्स लगा रहा है, तो मीडियम पोलराइजेशन के कारण जो है एक अपोजिट में, FO के अपोजिट में फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से FO माइनस मीडियम नेट फोर्स आ जाता है, और नेट फोर्स क्या रहता है, कम। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज स्टिल रिमेन सेम, ठीक है ना। लेकिन मीडियम के कारण ये फोर्स कम हो गया, मतलब दोनों चार्ज के बीच में अभी भी उतना ही फोर्स लग रहा है, लेकिन मीडियम जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया, जिसके कारण नेट फोर्स कम हो गया, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा अगर हमसे पूछा जाएगा कि चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर कुछ सिंपल क्वेश्चन दिया गया है कम हो जा रहा है क्या, तो हम बताएंगे हाँ कम हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के हमको समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसी लैंग्वेज अगर पूछा गया कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, तब तो जो है हम बताएंगे रिमेन सेम। और फोर्स, नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर चार्जेस पर जो नेट फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जा रहा है बिकॉज ऑफ मीडियम फोर्स। समझ रहे हैं। चलिए तो यहां लिख रहे हैं कि फोर्स जो नेट फोर्स रहेगा FO माइनस F मीडियम रहेगा, और उसकी वैल्यू F0 बाई ER है। ER है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना, ये ER रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो जो नेट फोर्स है पहले कितना था, पहले ये थे, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K Q1 Q2 बाई R² था। लेकिन अब यहां पर ER का एक टर्म आ गया है, समझ रहे हैं ना। इनको अगर हम कंबाइन करके देखें, इनको अगर हम कंबाइन करके देखें ये एप्सिलॉन नॉट और ER को, तो या एप्सिलॉन R को, तो ये एप्सिलॉन हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये है परमिटिविटी ऑफ ये फ्री स्पेस, और ये है परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जब मल्टीप्लाई होंगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे ER की वैल्यू वाटर के लिए 81 है, समझ रहे हैं ना। आप याद भी कर सकते हैं ये रिलेटिव परमिटिविटी ER ऑफ मीडियम, ठीक है ना, ये वाटर के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कितना रहेगा, प्योर वाटर के लिए ध्यान रखना 81 रहता है, ये आप याद रख लेना। तो यहां कुछ लिखे गए हैं ये नेम, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो ये है एप्सिलॉन नॉट, ये है एप्सिलॉन R, और ये है एप्सिलॉन रिलेटिव ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और वैक्यूम के लिए ER की वैल्यू 1 होती है। मीडियम में अगर हम बात करें मीडियम के लिए तो ER की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। एयर के लिए अगर हम बात करेंगे तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहेगा। एयर के लिए अगर हम बात करेंगे तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो एयर में भी हम ER 1 यूज कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां लिख रहे हैं हम फोर्स बिटवीन चार्जेस रिमेन सेम, ठीक है ना, बट नेट फोर्स रिड्यूसेस ड्यू टू फोर्स ऑफ मीडियम, ठीक है ना, फोर्स बाय मीडियम इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। अभी इसको लिख लो, पोलराइजेशन उतना अच्छे से तो वही एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा जब हम ये डाइलेक्ट्रिक वगैरह पढ़ेंगे ना, ये कैपेसिटर वगैरह चैप्टर में, तो वहां पर ये अच्छे से एक्सप्लेन होगा। अभी आप लिख लो इसको, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें दिया गया इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 एंड M1 इज इक्वल टू M2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो M1 इज इक्वल टू M2 दिया गया है और Q1 इज ग्रेटर देन Q2 दिया गया है, तो यहां पर फोर्स लगेगा mg, यहां फोर्स लगेगा F0, F0 की वैल्यू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहां फोर्स लगेगा F0, यहां फोर्स लगेगा mg। अगर हम ध्यान से देखें, इसी स्ट्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं हम, तो ये एंगल जो बनेगा थीटा, तो यहां tan थीटा कितना होगा, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगा FO डिवाइडेड बाई mg, ठीक है ना। तो ध्यान से अगर देखें तो ये θ1 हो या ये θ2 हो, दोनों सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि FO दोनों साइड सेम है, ठीक है ना। Q1 किसी का चार्ज है, Q2 किसी का चार्ज है, लेकिन FO की वैल्यू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रहेगा, और mg दोनों का सेम ही है, तो FO दोनों का सेम है और mg भी दोनों का सेम है, तो θ1 θ2 इक्वल रहेंगे और फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। चार्ज अनइक्वल रहेंगे, मास अगर इक्वल है तब भी ये एंगल सेम रहेगा। समझ रहे हैं, इसको पॉज करके लिख लो, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना, इसमें बताया गया है कि एम Q1 इज इक्वल टू Q2, Q1 Q2 बराबर है, M1 इज ग्रेटर देन M2 है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर लगेगा फोर्स M1G, इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। M2 छोटे मास है, तो M2 की वैल्यू कम है, तो M2G भी कम रहेगा, समझ रहे हैं ना। और अगर ध्यान से देखें ये θ1, तो tan θ1 हो जाएगा कितना, M1G डिवाइडेड बाई FO। चूंकि mg बड़े हैं, एक गलती हो गई, एक मिनट, ये FO बाई M1G रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि tan थीटा है, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस रहेगा M1G। तो जिनका मास लार्ज रहेगा, जिनका मास लार्ज रहेगा उनका जो है tan थीटा क्या आएगा, लेस, और tan थीटा लेस आया तो वहां पर एंगल भी कम बनेगा, समझ रहे हैं। तो जिनका मास लार्ज है उसमें एंगल कम, और जिनका मास स्मॉल है उसमें एंगल क्या रहेगा, लार्ज रहेगा। तो यहां θ1 लेस हो जाएगा, θ2 ग्रेटर हो जाएगा, तो इसमें आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखना, ये क्वेश्चन है, फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इफ एंगल बिटवीन स्ट्रिंग remains same after dipping in medium of density rho, both ball are identical having density sigma। तो बॉल की डेंसिटी दिया गया है सिग्मा, और लिक्विड की डेंसिटी दिया गया रो, और लिक्विड का दिया गया है ये रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, और यही बताना है हमें, ठीक है ना, यही हमें बताना है, रिलेटिव परमिटिविटी हमें बताना है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और बता रहे हैं एंगल सेम रह रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान से देखना, यहां पर अगर देखें बिफोर, तो mg फोर्स इधर लग रहा था और इधर कितना फोर्स लग रहा था, FO, कुछ यहां डिस्टेंस है, ठीक है ना, और FO फोर्स होगा, FO की वैल्यू होगा k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कुछ और डिस्टेंस होगा यहां पर। और ये एंगल कितना था, थीटा, tan थीटा कितना था, अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं हम tan थीटा इज इक्वल टू FO बाई mg। समझ रहे हैं। अब केयरफुल होकर देखना,
इनका डायग्राम उनका डायग्राम सेम रहेगा। तो यहां पर हम इसके डायग्राम से बना ले रहे हैं। इसमें अगर ध्यान से देखें हम, तो ये जो फोर्स रहेगा बिकॉज ऑफ बॉयंट फोर्स, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ बॉयंट फोर्स जो लिक्विड भी लगाएंगे इन पर, ये mg नहीं, mg और बॉयंट फोर्स का जो रिजल्टेंट रहेगा, याद करो 11th में बताया गया है mg इफेक्टिव, या फिर mg ब्रैकेट में 1 माइनस लिक्विड बाई सॉलिड, ठीक है ना, ये बताया गया था हमें 11th में। ठीक है, ये वैसे 11th में बताया जाता है आपको, और नहीं याद है तो आप 11th वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो वही है, लेकिन ER आ गए, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, FO डिवाइडेड बाई ER। समझ रहे हैं ना, FO डिवाइडेड बाई ER। FO की वैल्यू कितनी है, अगर ध्यान से देखना, FO की वैल्यू रहेगा KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ये तो उतना ही है, लेकिन जब मीडियम में गए हम, तो मीडियम में डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये वाला जो वैल्यू है ये कम हो गया। तो यहां पर बता रहे हैं लेकिन थीटा उतना ही है, ये थीटा रिमेन सेम, मतलब ये थीटा सेम ही है। तो यहां पर अगर लिखेंगे हम टेन थीटा, तो ध्यान से देखना टेन थीटा की वैल्यू क्या लिख रहे हैं हम, टेन थीटा की वैल्यू होगा FO डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, दिस फोर्स डिवाइडेड बाई दिस फोर्स, तो यहां आ जाएगा mg और ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में मिल जाएगा हमें 1 माइनस रो डिवाइडेड बाई सिग्मा, ठीक है। और ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर हैं। अच्छा, दोनों को अगर हम बराबर रख दें, ठीक है ना, दोनों को अगर हम बराबर कर दें, तो ध्यान से देखना क्या मिलेगा हमें, इधर FO डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर mg, केयरफुल होकर देखना इसको, सिग्मा माइनस रो, और सिग्मा एक ऊपर चला जाएगा, FO से FO कट गया, ठीक है ना, mg से mg कट गया, इधर क्या बच गया 1। अब जो है और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं हम, बस इसी को लिख रहे हैं, अभी सिंप्लीफाई नहीं, इसी को लिख रहे हैं हम केवल, ये लिख लिए। अब एप्सिलॉन आर निकालना था, एप्सिलॉन आर इधर लेकर चले जाओ, तो यहां से हम एप्सिलॉन आर हटाएंगे, और यहां पर आ गया ये एप्सिलॉन आर, तो मिल गया हमें आंसर, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुके हैं ये, ठीक है ना, तो बहुत हाई चांसेस रहते हैं किसी भी एग्जाम में आने के। ठीक है, तो इसको लिख लिया होगा आपने, पॉज करके लिखो, फिर आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, और एक लार्ज कंडक्टर है, ठीक है ना, एक लार्ज कंडक्टर लिया हमने, और ये लार्ज कंडक्टर जो है, इन पर बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखा हमने, समझ रहे हैं ना। तो रिपल्सन के कारण ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज इस पर पहले था, स्मॉल क्यू, स्मॉल वेरी स्मॉल है ये इधर आ जाएंगे, और बिकॉज ऑफ इंडक्शन यहां पर कुछ वैल्यू मिलेगा हमें -x, और यहां पर कुछ वैल्यू मिलेगा हमें +x, और इनकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q। तो अब ध्यान से सुनना, इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, और लार्ज अट्रैक्शन लगेगा। क्यों लार्ज अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे और लार्ज लगेंगे, डिस्टेंस बहुत कम है। और अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में, रिपल्सन फोर्स लगेगा लेकिन वो स्मॉल होगा। आप बोलोगे ये चार्ज तो x प्लस क्यू हो गया, लेकिन ये बहुत स्मॉल है, ये क्यू बहुत स्मॉल है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई। तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो ये रिपल्सन फोर्स आएगा ये थोड़ा कम रहेगा, ठीक है ना, ये रिपल्सन फोर्स जो आएगा ये थोड़ा कम रहेगा। और रिपल्सन अगर कम हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो नेट फोर्स क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। तो यहां पर ये करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है,
लेकिन ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज, अगर दो पॉइंट चार्ज बॉडीज हैं, ठीक है ना, वो जो है सिमिलर चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो ऑलवेज रिपल करेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट चार्ज के केस में इंडक्शन वगैरह हो नहीं सकता है, तो वहां पर तो क्या रहेगा, रिपल्सन ही रहेगा, ठीक है। या फिर जहां इंडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, वहां भी रिपल्सन ही रहेगा। जैसे अगर हम बात करें कोई इंसुलेटिंग बॉडी पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो वहां तो रिपल्सन ही होगा, ठीक है। चलिए, खैर वहां पर भी थोड़ा बहुत पोलराइजेशन के कारण अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन पॉइंट चार्ज में ऑलवेज रिपल्सन होगा, ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं लार्ज कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है ना, विथ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो है, ये वही उसी का सोल्यूशन है एक तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ रिपल्सन कम रहते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा रहते हैं, नेट फोर्स अट्रैक्शन ही रहता है। फिर आगे चलते हैं, तो चलिए खैर इसमें आंसर लिख दिया है हमने। कैन टू सिमिलर चार्ज, कैन टू सिमिलर पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो नो रहेगा। पॉइंट चार्ज अगर है तो वहां पर ऑलवेज रिपल्सन रहेगा, ठीक है ना, उसमें अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है। चलिए, नोट, अट्रैक्शन इज नॉट प्रूफ ऑफ बोथ बॉडीज आर चार्ज्ड। अगर हमसे बोला गया कि दो बॉडीज देखे गए और वो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या दोनों बॉडीज चार्ज हैं क्या? जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कॉम्ब, जब हम रब करते हैं हेयर पर, ठीक है ना, तो कॉम्ब तो चार्ज हो जाता है, लेकिन वो टाइनी पेपर के पीसेस जो हैं वो अभी भी न्यूट्रल हैं, लेकिन उनको ये लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वहां अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन चार्ज जो है केवल और केवल इस ये कॉम्ब या पेन के पास है, प्लास्टिक के पास है, उस पेपर के पास तो कोई चार्ज है ही नहीं, लेकिन वहां दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा, अट्रैक्शन इज नॉट प्रूफ ऑफ बोथ बॉडीज आर चार्ज, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रिपल्सन अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो रिपल्सन इज प्रूफ ऑफ बोथ बॉडीज आर चार्ज्ड एंड दे हैव सिमिलर चार्ज। इट जस्ट लाइक, अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है ना, उसमें से मैग्नेट हो सकते हैं या फिर आयरन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि दोनों बॉडीज जो हैं, हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि दोनों बॉडीज जो हैं वो मैग्नेट ही होंगे। हो सकता है एक मैग्नेट एक आयरन हो, ठीक है ना, एक मैग्नेट एक आयरन हो, लेकिन अगर दो बॉडीज, ठीक है ना, दो बॉडीज रिपल कर रहे हैं, मैग्नेटिक रिपल्सन आ रहा है, तो वहां पर हम श्योर हैं कि दोनों जो है मैग्नेट ही होंगे अगर रिपल्सन हो रहा है। सिमिलरली यहां पर अट्रैक्शन से हम नहीं बता सकते कि दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं, केवल और केवल रिपल्सन से बता सकते हैं कि दोनों बॉडीज चार्ज्ड होंगे, ठीक है। चलिए, कैन चार्ज बॉडी रिपल अ न्यूट्रल, कैन अ चार्ज बॉडी रिपल अ न्यूट्रल बॉडी, तो ध्यान रखना, ये न्यूट्रल बॉडी को रिपल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नो ही रहेगा, रिपल्सन केवल और केवल चार्ज बॉडी के बीच में ही हो सकता है रिपल्सन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखना इधर, जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है यहां पॉजिटिव, और यहां पर एक चार्ज है पॉजिटिव, और इनके मिड पर एक नेगेटिव चार्ज रखा गया, मिड पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज रखा गया, तो ये जो चार्ज होगा, इन पर ये भी फोर्स लगा रहे होंगे इस डायरेक्शन में, और ये भी फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, और ये इक्विलिब्रियम रहेंगे। इतना तो हम समझ सकते हैं कि मिड पर ये इक्विलिब्रियम रहेंगे। अच्छा, अब जो है हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इन्हें जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस किया वाई डायरेक्शन में, या समझ लो बाहर लेकर चले आए यहां पर, ठीक है ना। इसके प्लेन, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में हम लेकर चले आए यहां पर बाहर, ठीक है। तो जब बाहर लेकर आएंगे या ऊपर लेकर चले गए, समझ लो यहां लेकर चले गए, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स नीचे लगेगा, तो ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फिर से आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, 11th में देखा था हम लोगों ने, कि वहां पर फिर से आ जाए, ठीक है ना, मतलब मीन पोजीशन पर फिर से जब आ जाए वो, तो उसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाले जो है इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अगर हम चार्ज पार्टिकल को बाहर लेकर चले आते, समझ रहे हैं ना, बाहर लेकर चले आते, तो ये वाले इधर फोर्स लगाते, ये वाले इधर फोर्स लगाते, उस कंडीशन में भी नेट फोर्स इनसाइड होता और टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता नेट फोर्स, और ये जो है
इक्विलिब्रियम में ही रहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेसिकली इस लाइन के परपेंडिकुलर कहीं पर भी अगर हम हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर कहीं पर भी, मिड से परपेंडिकुलर वाले प्लेन में कहीं पर भी इस चार्ज को ले जाओ तो ये चार्ज मीन पोजीशन पर ही आएगा। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, अगर इसी चार्ज पार्टिकल को हम थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दें, मान लो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दें, ठीक है ना, तो जैसे ही एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे, ध्यान से देखना, जैसे ही इनको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे, इनका फोर्स लार्ज हो जाएगा और इनका फोर्स स्मॉल हो जाएगा। तो ये लार्ज फोर्स इनको खींच कर लेकर चले जाएंगे, तो ये जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेंगे। ठीक है ना। तो अलोंग लाइन अगर देखें हम, यहां पर अलोंग लाइन जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और परपेंडिकुलर प्लेन में अगर हम बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। चलिए, तो वही यहां लिख रहे हैं हम, स्टेबल ऑन वाई जेड प्लेन एंड अनस्टेबल अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। व्हेन मिडिल चार्ज इज अपोजिट। ठीक है। मिडिल चार्ज जब अपोजिट है और ये दोनों सेम साइन के हैं, तो उस कंडीशन में अलोंग द लाइन जो है अनस्टेबल रहेगा और प्लेन में स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा हमें। ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर तीनों पॉजिटिव 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 हैं, मान लो ये कुछ नंबर एक रख ले रहे हैं हम, पॉजिटिव नंबर Q, और ये Q, और ये जो है कैपिटल Q का पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो एक्स डायरेक्शन में, जैसे ही थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करेंगे हम, ठीक है ना, तो ये जो है लार्ज फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, रिपल्सन, और इनका जो रिपल्सन होगा वो स्मॉल हो जाएगा। तो नेट फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव में। नेट फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव में। और ये टूवर्ड्स मीन जाएंगे, और टूवर्ड्स मीन जाएंगे तो हम बोलेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो है अलोंग द लाइन इस बार स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इसी केस में अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, इसी केस में अगर हम ध्यान देखें, इसी चार्ज को हम यहां पर मान लो डिस्प्लेस कर दें, ठीक है ना, यहां पर डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस कर दें, तो ये वाला जो है इधर फोर्स लगाएगा, ये वाले जो है इधर फोर्स लगाएंगे, और नेट फोर्स किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो ये अनस्टेबल हो गए, यहां से दूर चले जाएंगे, मीन पोजीशन पर फिर से नहीं आएंगे, दैट्स व्हाई दे आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग परपेंडिकुलर। ठीक है ना। और स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन, तो यहां पर लिख रहे हैं स्टेबल अलोंग लाइन व्हेन ऑल थ्री हैव सेम नेचर ऑफ चार्ज। ये भी समझ गए हम। चलिए, पॉज करके लिखो, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। ठीक है ना, टू मेक सिस्टम इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए, हमें थर्ड चार्ज की लोकेशन बतानी है। जैसे अभी इन दोनों के बीच में देखेंगे ध्यान से, तो एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में। कितना रिपल्सन होगा? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। उस पर भी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो इसे रोकना है, समझ रहे हैं ना, इनको रोकना है। तो गेस करो चार्ज कितना और कहां रखेंगे? तो ये तो बहुत सिंपल है कि दोनों चार्ज इक्वल हैं, ठीक है ना, तो मिड पर ही रखना पड़ेगा हमें। और मिड पर पॉजिटिव रखेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, ये निकल लेंगे यहां से, तो हमें मिड पर नेगेटिव रखना पड़ेगा। मान लो मैग्नीट्यूड एक्स का नेगेटिव चार्ज रखा, मैग्नीट्यूड एक्स का हम नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं यहां पर। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा? ध्यान देखना, के क्यू क्यू बाई एल बाई 2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, एल बाई 2 का स्क्वायर। तो अब अगर देखें ध्यान से हम यहां पर, तो इन दोनों को इक्वल कर दें फॉर इक्विलिब्रियम दिस, तो के से के कट गया, तो एक क्यू से क्यू कट गया। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं बस अभी हम, डायरेक्शन वगैरह इसमें नहीं देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड, साइन नहीं, मैग्नीट्यूड। साइन तो हमें पता ही है नेगेटिव है, तो आ जाएगा एक्स के क्यू बाई एल स्क्वायर, और 4 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो यहां अगर ध्यान देखेंगे तो एल स्क्वायर सिंगल क्यू के, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई यहां से हमें? तो एक्स की वैल्यू मिल रही है हमें Q/4। तो Q/4
और माइनस Q/4 का चार्ज यहां रखेंगे, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये हो गया, मतलब ये भी रहेगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। ये तो मिड पर हैं, इक्विलिब्रियम में रहेंगे ही। इन पर जितना ये अट्रैक्शन लगाएंगे ये वाले, उतना ही वो अट्रैक्शन लगाएंगे, तो ये तो इक्विलिब्रियम रहेगा। तीनों इक्विलिब्रियम हो गए, पोजीशन भी पता चल गया, साइन भी पता चल गया, वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है। पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज टू मेक सिस्टम इक्विलिब्रियम। चलिए, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जनरली छोटे वाले पर चार्ज निकाल लिया करो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इन पर जो ये फोर्स लगाएंगे वो फोर्स कितना लगाएंगे, तो इन पर फोर्स लगेगा KQQ बाई L²। उन पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, K4Q² बाई L², उतना ही लगेगा। अब बात आई जो x रखना है वो कहां रखेंगे, तो इधर तो रख नहीं सकते नेगेटिव। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इधर रखेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, खींच ले जाएंगे, ठीक है ना, और ये नेगेटिव इनको भी खींच ले जाएगा, तो यहां तो नहीं रखा जाएगा। उधर भी नहीं रख सकते, दोनों जो है खींचेंगे इनको, ठीक है ना, उधर लास्ट यहां भी नहीं रख सकते हम, ठीक है ना। अब बात है यहीं रखेंगे और नेगेटिव रखेंगे, इतना तो आप गेस कर सकते हैं। तो अब हमें यह गेस करना है कि छोटे वाले चार्ज के पास रखा जाए ये, ठीक है ना, छोटे वाले चार्ज के पास रखा जाए ये, कि बड़े वाले चार्ज के पास रखा जाए, या मिड पर रखा जाए। तो मिड पर तो नहीं रखेंगे, मिड पर अगर रख दिए तो ये पावरफुल है, खींच ले जाएंगे, और इनके पास अगर रख दिए तब भी ये पावरफुल है, खींच ले जाएंगे। इनके पास रखेंगे थोड़ा तो इनका वैल्यू कम है, लेकिन डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स बढ़ा देंगे ये। इनकी वैल्यू ज्यादा है, डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा वो। समझ पा रहे हैं, तो छोटे वाले चार्ज के पास ही रखना पड़ेगा हमें ये। अच्छा, अब मान लो इनकी वैल्यू जो है चार्ज की, लेट्स क्यू है, ठीक है ना, कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू, और जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है लेट्स दैट इज एक्स, ठीक है ना। पिछले में हमने मान लिया था ये चार्ज जो है एक्स, इस बार हम डिस्टेंस को एक्स मान रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ध्यान सुनना, हमें ये क्यू भी नहीं पता है और एक्स भी नहीं पता है, ठीक है ना, ये कैपिटल क्यू भी नहीं पता है और एक्स भी नहीं पता है। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, अगर ध्यान से देखें, दैट इज KQQ बाई X²। अगर इन दोनों को इक्वल कर दें हम, तब समस्या ये है कि ना तो कैपिटल क्यू पता है ना तो एक्स पता है, दो अननोन हो जाएंगे, तो फंस जाएंगे हम। तो हम एक काम कर रहे हैं, इस वाले पर, ठीक है ना, इस वाले पर ये कितना फोर्स लगा रहे हैं, इतना, और ये कितना फोर्स लगा रहे हैं उसको भी लिखते हैं हम। तो हो जाएगा K4Q मैग्नीट्यूड केवल डिवाइडेड बाई L-X²। ये x है तो ये L-X होगा, ये लिख लेंगे हम। अच्छा, इन दोनों को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां प्रॉफिट ये हुआ कि Q दोनों साइड आ रहा है, कैपिटल Q जो अननोन था वो कट जा रहा है। लेकिन अगर इस पर फोर्स को बैलेंस करते या फिर इन पर फोर्स को बैलेंस करेंगे तो दो अननोन आ जाएंगे, x और Q कैपिटल दोनों अननोन रहेंगे और हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, जो अननोन चार्ज रहेगा, ठीक है ना, उन पर फोर्स को इक्वल करेंगे तो अननोन चार्ज दोनों साइड से कट जाएगा, कैपिटल क्यू और के कट गए, एक सिंगल क्यू ये भी कट गया, अंडर रूट हर जगह लगा रहे हैं हम, तो इधर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई L-X इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू L-X। तो यहां से 3x इज इक्वल टू L और x इज इक्वल टू L/3 मिल जाएगा हमें। समझ गए, अब ये x पता चल गया हमें, ये x की वैल्यू पता चल गया। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देंगे, क्योंकि x पता चल गया, अब कैपिटल Q मिल जाएगा हमें। समझ रहे हैं ना, तो अब हम इन दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं,
ध्यान से देखना, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो एल बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है के क्यू, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर ही है ये, और बाई एल स्क्वायर। तो यहां से अगर केयरफुल होकर देखें तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, के से के कट गया, एक सिंगल क्यू से एक सिंगल क्यू कट गया, ठीक है ना। यहां पर है 1/9, ध्यान से देखना 1/9 स्क्वायर है ये, 9 ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे आएंगे ये, तो आ जाएगा हमारे पास कैपिटल Q इज इक्वल टू 4Q/9, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें 9, ये 9 ऊपर गया, फिर यहां से यहां आ गया। ये तो मैग्नीट्यूड है, ये आंसर नहीं टिक करेंगे हम क्या टिक करेंगे, -4Q/9, समझ रहे हैं ना, -4Q/9 टिक करना है हमें आंसर, ध्यान रहे, पॉजिटिव नहीं है वो, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला ना हमने। चलिए ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसको नोट डाउन कर लिया है आपने हमें लग रहा है। अब हम आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन ये था, पॉज करके आपको लिखना हो लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है कि थर्ड चार्ज की लोकेशन कहाँ रहे और वैल्यू कितनी रहेगी ताकि तीनों जो है इक्विलिब्रियम में रहे या पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो इन पर लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं, ज्यादातर कैलकुलेशन छोटे वाले चार्ज से करेंगे हम, ठीक है ना। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, ध्यान देखना, मैग्नीट्यूड के 4Q²/L², ठीक है। अच्छा, अब जो है थर्ड चार्ज है उनको बीच में अगर रख दें हम पॉजिटिव, बीच में अगर पॉजिटिव रख दें, ठीक है ना, कैपिटल Q, तो ये धक्का देंगे और वो खींच ले जाएंगे, तो यहां तो नहीं रह सकता ये। और अगर आप सोच रहे हो कि इधर रख दें, तो ये इतने पावरफुल हैं कि इनका फोर्स इन पर ज्यादा लगेगा और इनका फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनका फोर्स कम रहेगा और इनका फोर्स ज्यादा रहेगा, ये खींच ले जाएंगे इनको। तो एक ही कंडीशन है कि छोटे वाले के साइड रखा जाए इधर, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस मान लो x पर यहां रख दे रहे हैं हम, ठीक है ना, यहां पर वैल्यू कैपिटल Q जो है, और अगर हम बात करें इनका साइन क्या रहेगा, ठीक है ना, तो इस पर Q पर -4Q ने नेगेटिव में फोर्स लगाया है, तो इनको पॉजिटिव में लगाना है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव रहेंगे। और एक ट्रिक भी याद रखना है आपको कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही आता है आंसर, ठीक है ना, जैसे पिछले में आया था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, जो मिडिल वाले रहेंगे वो अपोजिट साइन के रहेंगे, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। और छोटे वाले चार्ज के पास रहते हैं, ये भी दिमाग में रखना है, छोटे वाले चार्ज के पास रहते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं फोर्स की, इनका इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लिख रहे हैं हम, के क्यू, ठीक है ना, या इन पर और इन पर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड ही होगा, के Q/X², ठीक है। इन दोनों को इक्वल कर नहीं सकते हम नहीं, इन दोनों को अगर हम इक्वल कर देंगे तो दो अननोन है, कैपिटल Q भी और X भी, फंस जाएंगे। तो इस पर देखते हैं हम, अननोन चार्ज पर पहले हम इक्वल करते हैं टू फाइंड डिस्टेंस। तो इन पर जब इक्वल करेंगे हम, तो ये वाला तो है ही, और ये वाले जो है, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना रहेगा, तो के 4Q/L+X²। अब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, और जैसे ही इक्वल कर रहे हैं ध्यान से देखना, KQ/X² इज इक्वल टू के 4Q/L+X²। तो यहां अंडर रूट बोथ साइड रख रहे हैं हम, अंडर रूट पहले कट वट कर लेते हैं फिर अंडर रूट बोथ साइड करेंगे,
ये कट हो गया, ये कट हो गया, अंडर रूट बोथ साइड। तो अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो ध्यान से देखना कितना आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई l प्लस एक्स, और l प्लस एक्स इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा 2x। तो यहां से कितना मिल गया x की वैल्यू l, ठीक है ना, x की वैल्यू कितना मिल गया हमें l, डिस्टेंस मिल गया, पोजीशन मिल गया। अब हमें निकालना है वैल्यू फोर्स की, ये चार्ज की वैल्यू। तो हम एक काम कर रहे हैं, इन दोनों का जो है फोर्स इक्वल कर दे रहे हैं, ये तो मिल ही गया है। तो ये है l, एल स्क्वायर से कट गया, और ये के क्यू, के सिंगल क्यू कट गया। तो यहां से कैपिटल क्यू ध्यान से देखना कितना मिल जाएगा, कैपिटल क्यू कितना मिल जाएगा, 4 स्मॉल क्यू मिल जाएगा। समझ गए? पहला काम है जो भी अननोन चार्ज है, ठीक है ना, उन पर फोर्स इक्वल करना है, और दूसरा काम जो नोन छोटा वाला है चार्ज, उस पर फोर्स को इक्वल करना है। तो मिल जाएगा हमें आंसर सारा। चलिए, तो अब हम आगे चल रहे हैं। आई थिंक आपने लिख लिया होगा पॉज करके। नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज Q टू मेक सिस्टम इक्विलिब्रियम। इनकी वैल्यू कितनी होगी कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो ये खुद तो इक्विलिब्रियम में है ही, क्योंकि मिड पर रखे जा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे ही। बात है कि ये तीनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए। तो किसी एक को चूज करते हैं, मान लो इसको चूज करते हैं। तो इस पर लगेगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इन पर लगेगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और एंगल कितना है 60। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं, ट्रिक है या फॉर्मूला है 2f cos थीटा बिटवीन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो cos 30 हो जाता है, cos 30 इज √3/2, और 2 से 2 कट जाएगा, f √3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम ये, 1 सेकेंड, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर √3, ये आ गया इन पर रिजल्टेंट फोर्स जो ये दोनों लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी वैल्यू के बराबर अगर ये चार्ज फोर्स इधर लगा दे तो काम बन गया हमारा, ठीक है ना। अब बात है कि पहले ये डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंस मान लो x डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये l/2 होगा, ठीक है, और ये एंगल कितना है 30। तो x cos 30 इज इक्वल टू l/2। तो 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितना मिल गया l/√3। x की वैल्यू कितना मिल गया l/√3। अच्छा, तो अब हम फोर्स लिख रहे हैं यहां पर इन दोनों के बीच में, मैग्नीट्यूड। साइन तो स्मॉल क्यू का साइन नेगेटिव ही होगा, ये श्योर है हम, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है l/√3। तो l/√3। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो k से k कट गए, सिंगल कैपिटल क्यू कट गया। ये √3 का स्क्वायर है, नीचे है वो भी, ठीक है ना। ये √3 की स्क्वायर जो है नीचे है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। तो अगर ध्यान से देखें इसी को हम, तो हमें मिल रहा है स्मॉल क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू 3, इधर जाएगा 3 नीचे आएंगे, ठीक है ना, और 3/√3 जो है मिल के बना देंगे √3 नीचे और कैपिटल क्यू, बाकी और कुछ तो नहीं बचेगा, यही बचेगा। और नेगेटिव साइन के साथ ये आंसर रहेगा, ठीक है ना। नेगेटिव साइन के साथ क्यों रहेगा, क्योंकि सेंटर वाला जो चार्ज है वो पहले से ही हमें पता है नेगेटिव है, ठीक है। ये जो चार्ज है ये पहले से हमें पता है नेगेटिव है। तो इसको पॉज करके आप लिखना हो तो लिख लो, और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए
तो पिछले में आंसर आया माइनस कैपिटल Q बाई √3। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज Q टू मेक सिस्टम इक्विलिब्रियम। सेंटर पर रखना है हमें बेसिकली, ये माइनस Q है, इसी Q की वैल्यू बतानी है हमें। तो पिछला वाला क्वेश्चन ही है, चाहे तो आप पॉज करके सॉल्व करो कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस, नॉट दिस, बिकॉज ऑफ दिस। इन तीनों का रिजल्टेंट निकालो, पिछली क्लासेस में कर चुके हैं क्वेश्चन ऐसा, और फिर इन पर जो है अट्रैक्शन देखो और सिंप्लीफाई करो। पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इन्होंने लगाया फोर्स KQ²/L², इन्होंने भी लगाया है KQ²/L², और इनका वाला जो फोर्स है, इनका और इनका, ठीक है ना, दैट इज KQ²/L√2 का स्क्वायर, L√2 का स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे तो 2 जो है यहां रह जाएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट अब देखना, ध्यान देखना, ये बाइसेक्टर पर है, इनका और इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। तो इन दोनों को हटाओ और इसके बजाय लिख लो KQ²/L²√2। समझ पा रहे हैं क्या? ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, ये वाले और ये वाले 90 डिग्री पर हैं, तो 90 डिग्री सम कर दिया हमने। अब बात आई कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है। डिस्टेंस ये x कितना है, L√2/2, L√2/2 कितना हो जाएगा, L/√2। और वैल्यू लिख रहे हैं फोर्स की हम, KQ/L/√2 का स्क्वायर, L/√2 का स्क्वायर, और ये नंबर इस नंबर के बराबर होगा। ठीक है ना, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं हम। तो इक्वल करेंगे तो ध्यान से देखना, जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं पहले। Q, ये K और कैपिटल Q कट जाएगा, L² कट जाएगा, जो बचेगा वो लिख रहे हैं Q√2 का स्क्वायर 2, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है, ये कट गए हैं, ये भी कट गए हैं, ठीक है ना, स्क्वायर एक बच रहा है यहाँ, Q/2, और यहां पर क्या बच रहा है ध्यान देखना, Q√2, और तो कट गया सब कुछ, और यहां से ये 2 डिवाइड होगा जब, तो आ जाएगा Q इज इक्वल टू, Q कॉमन ले लेंगे और /4 आ जाएगा, और यहां पर मिल जाएगा हमें प्लस, ठीक है ना, 1/√2, क्योंकि वो 2 नीचे आएगा तो एक रूट जो है ये √2 बना देगा। तो ये तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लिखा, इसी का नेगेटिव साइन वहां पर रहेगा। ठीक है ना, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, फाइंड फोर्स ऑन Q। तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ दिस Q एंड दैट Q, और डिस्टेंस दिया गया है 2L। तो एक फोर्स ये लगा रहे हैं इधर, और एक फोर्स ये लगा रहे हैं इधर, ठीक है, एक फोर्स ये लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा रहेगा, तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा। जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये होगा, सिमेट्री से देख सकते हैं हम। मान लो एक की वैल्यू F है, दूसरे की वैल्यू कितनी रहेगी, F। और केयरफुल होकर अगर देखें तो F cos थीटा, F cos थीटा, F नेट जो आएगा दैट इज 2F cos थीटा। F नेट की ये वैल्यू है, समझ रहे हैं। अब जो है एक एक करके लिखते हैं, F की वैल्यू लिख रहे हैं हम, ये F की वैल्यू कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई
डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस है रूट एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस थीटा के लिए बेस क्या है, ये एक्स बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है। तो एक बार पहले ऐसे ही लिख ले रहे हैं, फिर से रीअरेंज करके लिख लेंगे हम। अब रीअरेंज करके लिख रहे हैं लास्ट आंसर, नेट फोर्स जो रहेगा दैट इज 2k x बाई 3/2 ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा। अभी तो नहीं, थोड़ी देर आगे देखेंगे हम रिंग वाले टॉपिक में कि रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन होता है ना, वो भी कुछ ऐसा ही फंक्शन देखने को मिलता है रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जहां पर भी ये फंक्शन रहते हैं तो इसका मैक्सिमा वहां पर आता है जहां पर ये डिस्टेंस बाई √2 रहता है। तो ये फोर्स का मैक्सिमा अगर निकालेंगे ना, मैथ्स अगर आपका है तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको, जब डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, जब मैक्सिमा निकालेंगे, एक्स की वैल्यू जो मिलेगी हमें दैट विल बी L/√3। अदरवाइज हम इसको देखेंगे जब हम पढ़ेंगे रिंग, ठीक है ना, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर आप समझ जाओगे। अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें बस ये नेगेटिव चार्ज हो गया जिसके कारण इस पर टूवर्ड्स और इस पर अट्रैक्शन टूवर्ड्स लगेगा, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। और हमसे पूछ रहे हैं कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो एसएचएम करेंगे, ठीक है ना, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन वही है कि फोर्स अगर हम बात करें नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो कुछ वैसा ही आंसर मिलेगा। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ये डिस्टेंस हमने मान लिया 2L है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2k क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पर मिल जाएगा हमें 3/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ रहे हैं। और यहां पर अगर हम x वेरी स्मॉल मान लें, ठीक है ना, x नहीं सॉरी, इसमें y है, ठीक है, अगर x होता तो x भी लिखते हैं हम, अभी y है तो y लिख रहे हैं। तो अगर y वेरी वेरी स्मॉल है L से, ठीक है ना, वेरी स्मॉल है, डिस्प्लेसमेंट कराया हमने, उस केस में इसको, इस y को हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे नेग्लेक्ट करेंगे तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स जो लगेगा दैट इज 2k क्यू वाई डिवाइडेड बाई L³ आ जाएगा। तो ये जो है एक तरह से स्प्रिंग या एसएचएम का जो है फोर्स कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। तो यहां टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√m/k, और k की जगह पर यही रख देंगे हम, 2k/Q/L³, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड टाइम पीरियड फॉर गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इनको हम एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हैं, तब हमसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो इसको पहले हम फोर्स निकालना पड़ेगा इसमें कि फोर्स कितना है। तो मान लो ये वाला चार्ज पार्टिकल यहां पर आ गया, ठीक है ना, तो ये कितना फोर्स लगाएंगे, जो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे इधर ज्यादा रहेगा इनकी वैल्यू, और कितना रहेगा ये फोर्स, तो हम बोलेंगे k/Q/A-x²। ध्यान से देखना, तो ये मिलेगा। और जो ये फोर्स लगाएंगे रिपल्सिव, वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितना रहेगा, तो k/Q/A+x²। और जो नेट फोर्स मिलेगा हम बोलेंगे लार्जर माइनस स्मॉलर, एफ नेट अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, लार्जर, लार्जर और स्मॉलर में ये नंबर कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया हमने, और यहां पर बन जाएगा
1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एक्स का स्क्वायर। समझ रहे हैं यहां तक? अच्छा, इसके नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देखना, यहां हमने लिख लिया है, एक मिनट, यहां हमने लिख लिया a माइनस एक्स का स्क्वायर और a प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर बेसिकली है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 2ab मतलब 2ax और ये 2x प्लस बन जाएंगे ना, ये माइनस माइनस गेट प्लस। तो यहां पर जो रिजल्टेंट मिलेगा हम लिख रहे हैं अब के क्यू क्यू और 2ax डिवाइडेड बाई इनको अगर ध्यान देखें ना तो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी मिलके बना देंगे ये, और स्क्वायर भी है तो ये और पावर लग जाएगा इस पर, ठीक है ना। और वेरी स्मॉल के लिए हमें टाइम पीरियड निकालना, वैसे ही ये आंसर कंप्लीट है, लेकिन वेरी स्मॉल के लिए अगर टाइम पीरियड निकालना है हमें, तो ये x को नेग्लेक्ट करेंगे और इसके बाद लिखेंगे हम अप्रोक्सीमेटली, इसमें आ जाएगा 2k क्यू क्यू, ठीक है ना, ax डिवाइडेड बाई a की पावर 4, ठीक है। और ये मिल जाएगा और इसके बाद हम टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो ये f मिल गया, ये देखो ध्यान से, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट या एसएचएम कांस्टेंट मिल गए हमें, एसएचएम कांस्टेंट मिल गया है। अब टाइम पीरियड निकालना है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m बाई k की वैल्यू कितनी है 2k क्यू क्यू a, अच्छा एक ए कट जाएगा ये, ठीक है ना, ये a क्यूब बना देगा, तो यहां पर आ जाएगा a क्यूब। चलिए, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा तो करेक्ट होगा ये आंसर, ठीक है ना, अदरवाइज थोड़ा बहुत हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, तो देख लेंगे आप। समझ गए? चलिए अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। पॉज करके आपको लिखना हो तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग लिख लो और इसके बाद जो है ये नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q। इस चार्ज पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा हमें बताना है। तो अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखें हम तो 4 पार्टिकल हैं यहां, चार्ज पार्टिकल 4 हैं, ठीक है ना, एक स्क्वायर है उस पर रखे गए हैं और सेंटर से एबव हाइट दिया गया हमें y हाइट पर एक चार्ज रखा गया है, ठीक है ना, y हाइट पर एक चार्ज रखा गया है ये, और हमसे बोला जा रहा है कि कितना जो है इस पर फोर्स लगेगा। तो ध्यान से अगर देखें तो एक चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा वो वर्टिकल से किसी एंगल पर लगाएगा, ठीक है ना, एक सेकेंड, वर्टिकल से किसी एंगल पर लगाएंगे, ये मान लो ये एंगल है लेट्स अल्फा और इस फोर्स की वैल्यू है F। तो जो ये लगाएंगे ना, ये भी अल्फा से ही लगाएंगे, वर्टिकल से, क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है ना, एक इधर लगा रहे हैं, एक इधर लगा रहे हैं, एक इधर लगा रहे हैं, तो सभी जो है वर्टिकल से एंगल सेम बनाएंगे, वर्टिकल से जो एंगल रहेगा सभी का सेम रहेगा। तो वर्टिकल से एंगल अल्फा है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा एफ नेट, तो एफ नेट तो रहेगा 4f कॉस अल्फा। अब बात आई कॉस अल्फा क्या रहेगा और एफ क्या रहेगा, तो ये अल्फा है तो ये अल्फा रहेगा, तो कॉस अल्फा ही पहले हम देख रहे हैं, ध्यान देखना कॉस अल्फा कैसे देख रहे हैं हम, केयरफुल होकर। अल्फा देखना हमें कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है y और हाइपोटेनियस कितना है, ध्यान देखना हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर एंड a बाई 2 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना।
ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देखेंगे दिख जाएगा वैसे। और अब हम लिख रहे हैं एफ की वैल्यू, या डायरेक्ट ही आंसर ही लिख रहे हैं हम, 4f की वैल्यू लिख रहे हैं। ध्यान देखना f कितना है, k q1 q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनका स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज y, हाइपोटेनियस इज दिस, तो y डिवाइडेड बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अच्छा अब जो है बस हमें सिंप्लीफाई करना है, रीअरेंज करना है, आंसर यही है। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा 4kqy डिवाइडेड बाई 3/2 ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अच्छा a/√2 कहां से आया था, तो ये a√2 था टोटल डिस्टेंस, a√2 है, और a√2 का बाई 2 a/√2 आ जाएगा। और इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2 यहां लेकर चले आओ और ये 2 ऊपर जाएगा, 2√2 ऊपर चला जाएगा, तो और इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे तो ये कंप्लीट आंसर है, कभी कभी यही दिया जाएगा एग्जाम में, एक स्टेप और अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो मिल जाएंगे ये 2 यहां, और ये जो नीचे 2 रहेगा इसको बाहर निकालेंगे तो यहां आ जाएगा √2 और √2 का क्यूब, तो 2√2 आ जाएगा, और 2√2 ऊपर जाएगा तो बना देगा इसको 8√2 k/क्यू, एक टर्म मिस कर गए y, ये y, और यहां पर 2y² प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर रहेगा। चलिए ये वही है, यहां पर भी वही लिखा गया है, पहले आप इसको नोट डाउन चाहें तो कर लें, क्वेश्चन नोट करके। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं ये लिख लिया हमने, और इसको भी विजुलाइज कर सकते हैं आप इजीली, एक डायग्राम अलग से बनाया था हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, और पूछा गया है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए साइड का, और a√3 हाइट पर एक चार्ज रखा गया है और ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, तो हमें बताना है mg की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो mg की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही होगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकालने की इसमें कोशिश करते हैं, वैसे पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो फोर्स लगाएंगे वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा बनेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है a, दिख रहा है ये a, ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस, तो याद करो अभी मॉर्निंग में ये पहली वाली क्लास में, मतलब प्रीवियस में कहीं देखा था हमने, यहां ये डिस्टेंस x माना था और ये a/2 था, तो x की वैल्यू कितना मिला था, a/√3 ही मिला था, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था ये हमने। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, x cos 30 इज इक्वल टू a/2, 2 गेट कैंसल, x की वैल्यू कितना मिल गया हमें, a/√3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस a/√3 है, ये भी हाइट a/√3 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 90 डिग्री है ये, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a/√3 √2। कैसे लिख पा रहे हैं, याद करो अगर x डिस्टेंस है तो ये कितना होता है x√2, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, तो अगर ये a/√3 है और ये भी a/√3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे a/√3 इंटू √2।
ठीक है ना। अच्छा, और ध्यान से देखें केयरफुल होकर, तो ये एंगल 45 है, क्योंकि ये ए रूट बाई रूट थ्री है, ये भी ए बाई रूट थ्री है, तो 45 डिग्री एंगल है। तो रिजल्टेंट कितना होगा, एफ नेट कितना होगा, तो हम बोलेंगे एफ नेट इज इक्वल टू 3 एफ कॉस 45, 3f cos 45। क्यों, क्योंकि ये एंगल 45 है, तो ये भी एंगल 45 होगा। वो डायग्राम उतना क्लियर नहीं बना है, लेकिन है वो 45 ही, ठीक है ना, डिस्टेंस से दिख रहा है। अब बात है f की वैल्यू क्या रहेगा, तो ध्यान देखना f की वैल्यू क्या रहेगा। f अब लिख रहे हैं हम k q1 q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2a² बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई cos 45 1/√2, ठीक है ना। ये 3 ऊपर जाएगा, बन जाएगा 9/2√2। तो अब हम आंसर लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं हम आंसर आंसर कितना आ जाएगा, 9k² बाई 2√2 a²। समझ गए, पॉज करके आप लिख कर, ठीक है ना, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, जैसे जेई के लिए है मेनली ये, ठीक है ना। मान लो ये चार्ज पार्टिकल है और ये इक्विलिब्रियम में है, ये कैपिटल क्यू है और ये इक्विलिब्रियम में है अभी, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया। मान लो अगर नीचे लेकर आएंगे इनको अगर हम नीचे लेकर आएंगे ना इन्हें अगर यहां से थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, तो mg उतना ही लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इनको ऊपर धक्का देंगे। और अगर हम ऊपर ले गए इन्हें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कम हो जाएगा, नीचे आएंगे। इसका मतलब ये है तो इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और mg का इक्विलिब्रियम में है। अब बात है इनका टाइम पीरियड कितना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, इनको जो है चेंज इन फोर्स लॉजिक से अगर करेंगे तो थोड़ा आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। एक होता है चेंज, जब मल्टीपल फोर्सेज लग रहे होते हैं तो चेंज इन फोर्स लॉजिक से हम निकालते हैं ये टाइम पीरियड। नेट फोर्स मान लो, तो नेट फोर्स अगर निकालेंगे चेंज इन फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स वैसे कितना है अगर हम बात करें, तो फोर्स है mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना है k बाई y²। तो चेंज इन फोर्स जब लिखेंगे हम, चेंज इन फोर्स, तो mg में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, जब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये 0 रहेगा, और इसमें चेंज आएगा तो ये आ जाएंगे y1/y³। बेसिकली दोनों साइड d ले लिया हमने, ठीक है ना, या टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बाद में dt गायब कर देंगे, ठीक है। 11th में ये सब लॉजिक पढ़ा है हमने। तो यहां पर मिल जाएगा हमें k q y की पावर -2 है, तो हो जाएगा y की पावर -3, और -2 यहां जाएगा और dy आ जाएगा। ये आ गया चेंज इन फोर्स। यही बेसिकली कांस्टेंट आ गया k एक तरह से, समझ रहे हैं ना। ये थोड़ा सा समझना जो है कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये y इक्विलिब्रियम लेंथ है, ये y इक्विलिब्रियम लेंथ है, और ये dy हो गया। यही हमारे पास ये फोर्स कांस्टेंट है ये एक तरह से, ठीक है। और टाइम पीरियड अगर लिखना है तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m बाई फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ही यही है, समझ पा रहे हैं ना। और कभी कभी क्या करते हैं, अच्छा एक गलती हो गई थी इसमें, -mg लिखना चाहिए था हमें यहाँ। ये अपवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, और ये नेट फोर्स का चेंज है। चलिए -mg + mg कुछ भी लगाएंगे तब भी वो 0 ही रहेगा। और इसमें ये लिख सकते हैं हम, एक और भी है कि y0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। y0 की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो हम बोलेंगे mg इज इक्वल टू k बाई y², और इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, इक्विलिब्रियम लेंथ। तो ये y0 है, इक्विलिब्रियम लेंथ है, ध्यान रखना। हम अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी पर हम आंसर लिख दे रहे हैं, बस यही y0 क्यूब,
ठीक है। और इनको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे, केवल इसे ध्यान देखना, ये नंबर और एक y नॉट स्क्वायर, एक y नॉट स्क्वायर को हम mg लिख सकते हैं, ठीक है ना, उससे भी थोड़ा बहुत आंसर आ जाएगा। एक चलिए एक और आंसर लिख दे रहे हैं हम, 2 पाई रूट ओवर, इधर आ जाएगा mg, m से m कट जाएगा, लिख नहीं रहे हैं, और ऊपर बच जाएगा सिंगल y नॉट 2g, ठीक है ना, ये भी करेक्ट है, और y नॉट की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, और कूलम्स लॉ में मोस्टली इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए, इस पर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक, लीव कर सकते हैं हम।